हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्नोट्स थ्योरम एंड थर्मोडायनेमिक और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्नोट्स थ्योरम। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द कार्नोट्स थ्योरम कहती क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन, जो हमने लास्ट लेक्चर में कार्नोट इंजन स्टडी किया था, उसकी जो एफिशिएंसी होगी, कार्नोट इंजन क्या था, रिवर्सिबल इंजन था, क्योंकि जब हमने उसको 4 स्टेप्स करवाए थे तो वापस वो कहाँ आ गया था, अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर आ गया था। तो जो एफिशिएंसी होगी जो कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की, वो क्या होगी, हमेशा मैक्सिमम होगी एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ये हमने स्टडी किया था कि जो एफिशिएंसी आई थी हमारे पास कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की, वो डिपेंड कर रही थी ओनली ऑन द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक, दैट इज T2 एंड T1, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था। तो वही कार्नोट थ्योरम कह रही है कि जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट रिवर्सिबल इंजन की, वो क्या होती है, मैक्सिमम एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। और इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर इज सेम। अगर हम कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन लें जो कि सेम 2 टेम्परेचर्स के बीच में काम करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी, सेम। क्योंकि जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड कर रही है ऑन द डिफरेंस ऑफ द 2 टेम्परेचर। तो वो हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। एंड नो इरिवर्सिबल हीट इंजन जो वर्किंग बिटवीन द सेम 2 टेम्परेचर्स can have a efficiency greater than the Carnot heat engine। और किसी भी irreversible heat engine की efficiency Carnot reversible heat engine से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। Carnot reversible heat engine की efficiency हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो ये क्या थी, कार्नोट थ्योरम। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इस थ्योरम का प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, हमने लिया, लेट अस कंसीडर, हमने क्या लिया, 2 हीट इंजन लिया A एंड B, जो वर्क कर रहे हैं बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स T1 एंड T2। जो A हीट इंजन है वो हमने क्या लिया, इरिवर्सिबल, और जो B हीट इंजन है वो हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल। तो जो A क्या है, इरिवर्सिबल, एंड B क्या है, रिवर्सिबल। ईटा ए क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, एंड ईटा बी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। तो हमें जो कार्नोट थ्योरम कह रही थी वो क्या कह रही थी कि एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे कि एफिशिएंसी जो है, हमने क्या सपोज करेंगे कि एफिशिएंसी जो है इरिवर्सिबल इंजन जो हमने ए लिया है उसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन जो हमने लिया है बी। फिर हम ऐसी जो कंडीशन निकाल लेंगे इसका यूज़ करके जो पॉसिबल नहीं है, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने सपोज की थी कंडीशन वो क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब हमेशा एफिशिएंसी ऑफ क्या होगी, रिवर्सिबल इंजन इज़ ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। तो हमने क्या सपोज किया है कि लेट किया है हमने कि ईटा ए इज़ ग्रेटर देन ईटा बी। जो ईटा है वो है क्या, एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, एंड ईटा बी है वो है एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन। तो हमने क्या किया, दोनों इंजन्स को इकट्ठा क्या कर दिया, कपल कर दिया, ए इंजन और बी इंजन को। जो ए है वो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, और जो बी है वो रिवर्सिबल है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। जो बी है, जो ए है वो उसने क्या लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट की फ्रॉम द सोर्स, और Q1 और वर्क किया कितना, W, और Q1 माइनस W जो है हीट वो रिजेक्ट कर दी सिंक में। जो बी है वो रिवर्स में डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो जो बी है, जो ए था उसने कितना काम किया बी पे, वर्क किया W। तो जो बी है उसने कितनी अमाउंट ऑफ हीट ली सिंक से, Q1 प्राइम माइनस W, और रिजेक्ट हीट सोर्स में कितनी हीट रिजेक्ट की, Q1 प्राइम। तो हमने क्या किया, लेट अस कपल द 2 इंजन्स टुगेदर, हमने ए और बी को इकट्ठा कंबाइन कर दिया सो दैट ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और बी वर्क्स इन द रिवर्स डायरेक्शन।
तो इंजन ए है वो अब्जॉर्ब कर रहा है हीट Q1 फ्रॉम द सोर्स एट टेम्परेचर T1, डज वर्क W और ट्रांसफ़र कर रहा है हीट Q2 इज इक्वल टू Q1 माइनस W टू द सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2। फिर इंजन जो B था, इंजन B जो रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, उसने अब्जॉर्ब किया हीट, कितनी अब्जॉर्ब की थी Q1 प्राइम माइनस W फ्रॉम द सिंक एट टेम्परेचर T2। जो वर्क W है ऑन इट, जो B पे वर्क W हम कर रहे हैं, वो कौन सा कर रहा है इंजन, बाय द इंजन A। और जो हीट Q1 प्राइम है वो उसने रिजेक्ट कर दी सोर्स में एट टेम्परेचर T1। तो जो सिंक था, तो अब नेक्स्ट सिंक था हमारे पास, अगर हम डायग्राम में देखें तो सिंक ने जो रिसीव की है हीट वो कितनी की है Q1 माइनस W, और सिंक से हमने एक्सट्रैक्ट कितनी हीट करी है Q1 प्राइम माइनस W। तो नेट चेंज इन हीट कितना, जो नेट चेंज इन हीट होगा सिंक के अंदर वो कितना होगा Q1 प्राइम माइनस Q1, और जो नेट चेंज इन, और सोर्स से हमने हीट जो लिया वो Q1 ली है, और सोर्स को जो हीट हमने दी है वो कितनी दी है Q1 प्राइम। तो नेट चेंज इन हीट जो सोर्स में होगा वो कितना होगा Q1 प्राइम माइनस Q1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो सिंक है रिसीव्स हीट, कितनी रिसीव हीट कर रहा है Q1 माइनस W फ्रॉम A, और गिव्स कर रहा है Q1 प्राइम माइनस W टू द इंजन B को। तो नेट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सिंक कितना हो जाएगा Q1 प्राइम माइनस Q1। सिमिलरली जो सोर्स है वो रिसीव कर रहा है हीट Q1 प्राइम फ्रॉम B और रिजेक्ट कर रहा है Q1 टू द इंजन A। तो नेट गेन ऑफ हीट बाय द सोर्स कितना हो जाएगा Q1 प्राइम माइनस Q1। तो जो हीट सोर्स, नेट गेन ऑफ हीट बाय द सोर्स इज इक्वल टू Q1 प्राइम माइनस Q1 इज इक्वल टू नेट हीट लॉस्ट बाय द सिंक। तो जितनी सिंक हीट लॉस कर रहा है उतनी ही जो सोर्स है वो हीट क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो नेट गेन ऑफ हीट बाय द सोर्स, तो सोर्स ने हीट कितनी गेन की Q1 प्राइम माइनस Q1, और सिंक ने कितनी हीट लॉस की Q1 प्राइम माइनस Q1। तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था कि एफिशिएंसी ऑफ इंजन A इज़ ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन B, और हमें पता है कि एफिशिएंसी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट कितनी उसने एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम द सोर्स। तो एफिशिएंसी ऑफ द इंजन ए कितना आएगा हमारे पास, W वर्क डन किया है, हीट कितनी ली थी उसने Q1 प्राइम। एफिशिएंसी ऑफ इंजन B कितना आएगा, W हीट कितनी ली थी उसने Q1 प्राइम। तो ईटा A इज़ ग्रेटर देन ईटा B, तो हमारे पास W बाई Q1 इज़ ग्रेटर देन W बाई Q1 प्राइम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई Q1 इज़ ग्रेटर देन 1 बाई Q1 प्राइम। तो यहाँ से हम क्या आएगा हमारे पास Q1 प्राइम इज़ ग्रेटर देन Q1। इसका मतलब है कि Q1 प्राइम माइनस Q1 क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। मतलब जितनी हीट सोर्स को हीट मिल रही, इसका मतलब क्या है कि जो सिंक है वो कितनी हीट लॉस कर रहा था Q1 प्राइम माइनस Q1, और सोर्स को हीट कितनी मिल रही थी Q1 प्राइम माइनस Q1। इसका मतलब है कि जो सिंक है, तो जो Q1 प्राइम माइनस Q1 जो हीट है इज द नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड बाय द सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 टू द सोर्स एट हायर टेम्परेचर T1। मतलब सिंक जो है लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में T1 पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी बिना किसी अननीडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हम इस पे एक्सटर्नल वर्क डन नहीं करें, फिर भी जो हमारी हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये वॉयलेट्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जब हमने लास्ट लेक्चर में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द हीट from the lower temperature to higher temperature unaided by any external agency. It means जो हमने कंडीशन सपोज की थी कि efficiency of A is greater than efficiency of B, वो क्या थी हमारी wrong. This is not possible as it violates the second law of thermodynamics. It means
A cannot be more efficient than B and no other heat engine can be more efficient than Carnot reversible heat engine. हमारे पास thermodynamic और absolute और work scale of temperature. It is also very important from the exam point of view. क्या डिफाइन करेंगे? हम डिफाइन करेंगे थर्मोडाइनमिक और एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को यूज़ करके कार्नोट इंजन्स की टर्म्स में। हमें पता है कि जो कार्नोट इंजन जब हमने स्टडी किया था तो उसकी एफिशिएंसी थी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, और वो किस पे डिपेंड कर रही थी? ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। तो उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने जो स्केल था उसको टेम्परेचर के स्केल को डिफाइन किया, थर्मोडाइनमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो इसके अंदर भी हम क्या लेंगे? हमारे पास क्या है? एक रिवर्सिबल इंजन हमने लिया है। सपोज अ रिवर्सिबल इंजन टेक्स इन क्वांटिटी ऑफ हीट Q1। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है? टेक्स इन क्वांटिटी ऑफ हीट Q1 एट टेम्परेचर θ1। तो एट θ1 पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट वो ले रहा है फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट्स कर रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट Q2 एट टेम्परेचर θ2। तो θ1 एंड θ2 हमने मेज़र किया हमने आर्बिट्रेरी स्केल पे। हमें ये भी पता है कि जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल इंजन की वो इज़ अ फंक्शन होती है ऑफ दीज टू टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड द सिंक। तो ईटा हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू फंक्शन होगा किसका? टू टेम्परेचर्स का। तो उसलिए हमने इसको लिख दिया फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। तो f θ1 θ2 का वो फंक्शन हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? Q1 बाई Q2 हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई 1 माइनस f θ1 θ2 इज इक्वल टू वो किसका हो जाएगा? ये भी क्या है? एक फंक्शन है टू टेम्परेचर्स का। तो हमने इसको भी क्या लिख दिया? f θ1 θ2 वेयर f इज सम अदर फंक्शन ऑफ θ1 एंड θ2। सिमिलरली हमने क्या लिया? एक और रिवर्सिबल इंजन लिया जो वर्क कर रहा था बिटवीन अ पेयर ऑफ टेम्परेचर्स θ2 एंड θ3। जो θ2 है वो क्या है? ग्रेटर देन θ3। जो θ2 है वो है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड θ2 है वो है टेम्परेचर ऑफ द सिंक। ऑब्जॉर्ब कर रहा है हीट Q2 फ्रॉम द सोर्स एंड रिजेक्ट हीट Q3। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे हमने अज्यूम किया था तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा? Q2 बाई Q3 इज फंक्शन ऑफ f θ2 θ3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? Q2 बाई Q3 इज फंक्शन ऑफ द θ2 एंड θ3। नाउ अगर हम इन दोनों इंजन्स को कपल कर दें एक तरीके से तो हमारे पास क्या बन जाएगा कि जो इंजन है वो हीट ले रहा है क्या? θ1 हीट ले रहा है फ्रॉम द सोर्स और रिजेक्ट कर रहा है हीट θ2 टू द सिंक। तो किस किस के बीच में वर्क कर रहा है? वो θ1 एंड θ3। θ1 इज ग्रेटर देन θ3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब्सॉर्ब कर रहा है हीट Q1 एट टेम्परेचर θ1 और रिजेक्ट्स कर रहा है हीट Q3 एट टेम्परेचर θ3। ये क्लियर होना चाहिए। हमने दोनों इंजन्स, पहला इंजन जो हमने लिया था वो कौन से टेम्परेचर में काम कर रहा था? वर्क्स बिटवीन θ1 एंड θ2। एंड सेकेंड इंजन जो हमने लिया था वो वर्क कर रहा था बिटवीन टेम्परेचर θ2 एंड θ3। तो हमने इन दोनों इंजन को कपल कर दिया था। हमारे पास जो थर्ड इंजन आएगा वो किस किस के बीच में काम कर रहा है? θ1 एंड θ3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q1 बाई Q3 वो किसका फंक्शन आ जाएगा? θ1 और θ3। तो अब हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन किसको? 1 एंड 3। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आएगा? Q1 बाई Q2 इज मल्टीप्लाई बाई Q2 बाई Q3। तो f θ1 θ2 f θ2 θ3। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विथ इक्वेशन 3 तो हमारे पास क्या आएगा? तो Q2 बाई Q3 किसके इक्वल हो गया? Q1 बाई Q3 के।
तो Q1 बाई Q3 हमारे पास किसके इक्वल है, F थीटा 1 थीटा 3 के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F थीटा 1 थीटा 3 इज इक्वल टू F थीटा 1 थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय F थीटा 2 थीटा 3। तो कॉल दी फंक्शनल इक्वेशन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो थीटा 2 से इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा 1 और थीटा 3 पे, टेम्परेचर पे। थीटा 1 2 से वो इंडिपेंडेंट है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। तो जो राइट हैंड साइड है वो भी इसी टाइप का फंक्शन है कि जो थीटा 2 है वो क्या हो रहा है, कैंसल आउट। जब हम F थीटा 1 और थीटा 2 और F थीटा 2 और F थीटा 3 इस टाइप के फंक्शन हैं कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थीटा 2 क्या हो रहा है, आपस में कैंसल आउट हो रहा है, जिससे कि जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या हो रही है, हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ दी थीटा 2। तो हमने क्या लिया, हमने अज्यूम किया कि हमारे पास जो F थीटा 1 थीटा 2 है वो किस टाइप का फंक्शन है, वो फंक्शन है हमारे पास थीटा 1 बाय थीटा 2। सिमिलरली हमारे पास जो F थीटा 2 थीटा 3 है वो भी किस टाइप का फंक्शन है, थीटा 2 बाय थीटा 3 का। तो it does not contain theta 2 on the left hand side, therefore function f should be so chosen that theta 2 disappears from the right hand side also। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास जो f थीटा 1 थीटा 2 है वो किसका फंक्शन होंगे, वो होंगे फाई थीटा 1 डिवाइड बाय फाई थीटा 2, और थीटा 2 थीटा 3 किसके फंक्शन होंगे, फाई थीटा 2 डिवाइड बाय फाई थीटा 3, वेयर फाई इज अनदर अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन 4 से कि जो F थीटा 1 थीटा 3 इज इक्वल टू फाई थीटा 1 डिवाइड बाय फाई थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय फाई थीटा 2 डिवाइड बाय फाई थीटा 3। तो थीटा 2 से थीटा 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या आ गया, फाई थीटा 1 डिवाइडेड बाय फाई थीटा 3। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई थी, इक्वेशन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बाय Q2 is equal to F theta 1 theta 2 is equal to phi theta 1 divided by phi theta 2। सिंस हमारे पास क्या था कि जो थीटा 1 है, थीटा 1 इज ग्रेटर देन, ऑब्वियसली ग्रेटर देन थीटा 2, क्योंकि थीटा 1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, एंड थीटा 2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो जो Q1 है वो भी क्या होगा, इज ग्रेटर देन दी Q2। तो जो Q1 है वो भी किससे ग्रेटर होगा, Q2 से ग्रेटर होगा। तो जो फंक्शन है फाई थीटा 1 इज ग्रेटर देन फाई थीटा 2। सिंस थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2 एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो जो फंक्शन फाई थीटा 1 इज ग्रेटर देन फाई थीटा 2। दस फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है फाई थीटा इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैन बी यूज टू मेजर टेम्परेचर। इफ़ वी सपोज, हमने सपोज किया कि जो फाई थीटा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अ टेम्परेचर टाउ को, मतलब न्यू स्केल पे हमने एक स्केल पे हमने टेम्परेचर के हमने सिंबल ले लिया जो टाउ है। जो फाई थीटा है वो क्या लीनियर फंक्शन है थीटा का, तो हमने सपोज कर लिया इस सपोजिशन कि फाई थीटा रिप्रेजेंट्स अ टेम्परेचर टाउ सम मल्टीपल ऑफ थीटा जो होगा ऑन अ न्यू स्केल। तो हमारे पास जो Q1 बाय Q2 है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, टाउ 1 बाय टाउ 2। तो दिस इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 5 आई है वो किसको डिफाइन करते, डिफाइंस द एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो रेट ऑफ एनी टू टेम्परेचर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द हीट अब्जॉर्ब्ड एंड रिजेक्टेड बाय द Carnot reversible engine working between these two temperatures। तो जो टेम्परेचर हमने डिफाइन किया है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हीट पे। हम इक्वेशन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग Q1 बाय माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2 बाय टाउ 1। जो हमारे पास Q2 बाय Q1 टाउ 2 बाय टाउ 1 आया था, अगर हम उसको 1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस टाउ 2 बाय टाउ 1 करें तो हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन 5 को कि Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू टाउ 1 माइनस टाउ 2 बाय डिवाइडेड बाय टाउ 1।
जो Q1 माइनस Q2 है हमारे पास, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट करता है वर्क डन को, वर्क डन W को पर साइकिल जो रिवर्सिबल इंजन ने किया है और जो ऑपरेट कर रही है बिटवीन टू टेम्परेचर्स τ1 एंड τ2। तो जो टेम्परेचर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हम उसको किस पे रिप्रेजेंट करें? आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क। जो टेम्परेचर्स है उसको हमने किस में मेजर किया? इन टर्म्स ऑफ वर्क पे। तो इसलिए इस स्केल को हम क्या कह सकते हैं? इज ऑल्सो नोन एज द वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर। Hence, this scale is also known as the work scale of temperature. Next आता है हमारे पास जो हमने वर्क स्केल ऑफ टेम्परेचर को हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? इसको हम वर्क स्केल भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्केल भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट स्केल भी बोलते हैं। तो जो वर्क स्केल पे एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होगा, हमें पता है कि हमने इसको कैसे डिफाइन किया। एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है? 1 माइनस Q2 बाई Q1 is also equal to the 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus τ2 by τ1. The efficiency of heat engine working between temperatures τ1 and τ2 on the thermodynamical scale is given by this. अब हमें पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होगा? एफिशिएंसी विल बी 1। एफिशिएंसी कब 1 होगी? जब हमारे पास τ2 क्या होगा? 0 और Q2 क्या होगा? 0। मतलब नो हीट इज़ ट्रांसफर टू द सिंक, तब हमारे पास जो एफिशिएंसी है वो क्या आएगी? 1 आएगी। तो दिस टेम्परेचर ऑफ द सिंक क्या रिप्रेजेंट्स करता है? 0 ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल, जिस पे एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो रही है? 1 और नो हीट इज़ रिजेक्टेड टू द सिंक। और ऐसा हीट इंजन को बनाना इज़ नॉट पॉसिबल। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को अटेन करना इन प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा एफिशिएंसी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, तो हमें पढ़ा था कि जो हमने प्लैंक स्टेटमेंट की बात की थी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे पास एक सोर्स से हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और हम सिंक में सोर्स से हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पर हम सिंक में हीट रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच इज़ जस्ट एक्सट्रैक्टिंग द हीट फ्रॉम द सोर्स। तो a temperature less than τ2 is equal to 0 is not possible as would mean efficiency greater than 1 and is not possible. तो एब्सोल्यूट ज़ीरो को अटेन करना ऑन दिस थर्मोडायनेमिकल स्केल और वर्क स्केल इज़ नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल रियलिटी। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो कि हम क्या होता है? दस एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑन केल्विन स्केल इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर at which a system undergoes an isothermal reversible process without rejecting any heat to the sink. सिंक में क्या कर रहा है? कोई भी हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एब्सोल्यूट स्केल है, इसमें 1 डिग्री का कितना साइज होता है? साइज ऑफ अ डिग्री एंड 0 ऑन एब्सोल्यूट स्केल। तो जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल इंजन की कैन बी रिटर्न फ्रॉम इक्वेशन 5 टू बी eta is equal to 1 minus Q2 by Q1 is equal to 1 minus τ2 by τ1। तो हमने अब इसमें क्या लिया है? हमने क्या देना है? साइज ऑफ अ डिग्री कितनी होती है उसको हम क्या करेंगे? साइज 0 डिग्री, मतलब 0 कितना होता है उसको हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। तो लेट अस नाउ कंसीडर अ रिवर्सिबल इंजन, मतलब साइज ऑफ अ डिग्री एंड 0। इसका मतलब है जैसे हमारे पास 1 डिग्री 2, जैसे हम सेंटीग्रेड में बात करें 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन द टू टेम्परेचर्स। तो इसके अंदर कितना है वो एब्सोल्यूट स्केल में हमारे पास जो 1 डिग्री है उसका साइज क्या है? फिर से हम वही करेंगे, हमने एक रिवर्सिबल इंजन लिया जो ऑपरेट कर रहा है बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड द आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। और हमने इसको क्या करा? और ABCD रिप्रेजेंट्स द इंडिकेटर डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल ऑफ इट्स ऑपरेशन। और जो वेयर AB और CD है वो रिस्पेक्टिवली द आइसोथर्मल्स फॉर द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये इंडिकेटर डायग्राम है ABCD, जिसके अंदर AB जो आइसोथर्मल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टीम पॉइंट को, और जो DC आइसोथर्मल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आइस पॉइंट को। और ये जो रिवर्सिबल इंजन है वो वर्क कर रहा है बिटवीन द टेम्परेचर स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। तो एफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? 1 माइनस
टाउ आइस डिवाइडेड बाय टाउ स्टीम, तो ईटा इज इक्वल टू टाउ स्टीम माइनस टाउ आइस डिवाइडेड बाय टाउ स्टीम। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या आता है, हमें ये भी पता है, हमने नेक्स्ट में पढ़ा था जो वर्क डन बाय द इंजन होता है इज इक्वल टू द एरिया ए बी सी डी। वो किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द एरिया ए बी सी डी। जब हमने कार्नोट इंजन हमने स्टडी किया था तो हमने डिस्कस किया था कि वर्क डन बाय द इंजन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द साइकिल। तो एरिया ऑफ द साइकिल कितना है? ए बी सी डी। तो वर्क डन बाय द इंजन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एरिया ए बी सी डी। तो हमने क्या किया है, अब हमने क्या किया, लेट द एरिया बी डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। हमने एरिया को किस में डिवाइड कर दिया? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय ड्राइंग आइसोथर्मल्स पैरेलल टू ए बी और सी डी। हमने इसको छोटे छोटे मतलब इन दोनों के बीच में इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो हमने एक पार्ट लेंगे अब अगर उसका एरिया कितना होगा, अगर हमने यहाँ पे स्मॉल पार्ट लिया है उसका एरिया कितना होगा? 1/100 ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया 100 में, तो अगर ये स्मॉल एलिमेंट अगर हम लें तो उसका एरिया कितना होगा हमारे पास? इज इक्वल टू 1/100 ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? और हमने इसको, ये क्लियर है यहाँ तक। और जो भी आइसोथर्मल्स होगा वो क्या होगा? जो एनी आइसोथर्मल जो अबव और बिलो होंगे उनके अंदर जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 1 डिग्री। हमने क्या किया? एरिया को डिवाइड कर दिया 100 इक्वल पार्ट्स में बाय ड्राइंग आइसोथर्मल्स पैरेलल टू सी डी और ए बी। एनी आइसोथर्मल विल बी एट अ टेम्परेचर 1 डिग्री लोअर देन द आइसोथर्मल जस्ट अबव इट and the area of each part will correspond to 1 degree on iso absolute scale। तो क्या होगा आपके पास? जो ये है ये आइसोथर्मल है उसका टेम्परेचर क्या होगा? इससे 1 डिग्री से अबव वाले आइसोथर्मल से 1 डिग्री कम होगा और बिलो वाले से 1 डिग्री ज़्यादा होगा। और एरिया हर एक ईच आइसोथर्मल का क्या होगा? 1 डिग्री होगा ऑन एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल पे जो 1 डिग्री होगा एरिया ऑफ दी स्मॉल जो एलिमेंट्स हमने डिवाइड किया वो कितना होगा? 1 डिग्री। तो हैंस जो हमारे पास 1 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल कितना होता है? मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर डिफरेंस वर्किंग बिटवीन विच द रिवर्सिबल इंजन अब्जॉर्ब्स और डिलीवर्स एनर्जी इक्वल टू दी, मतलब 1 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल हमारे पास क्या है? इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर डिफरेंस, वो टेम्परेचर डिफरेंस जिसमें जो रिवर्सिबल इंजन है वो वर्क कर रहा है हमारा, अब्जॉर्ब्स और डिलीवर्स एनर्जी कर रहा है, इज इक्वल टू द 1/100 ऑफ द एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम। जो 1 डिग्री एब्सोल्यूट स्केल है वो क्या? टेम्परेचर डिफरेंस है वर्किंग बिटवीन द 2 टेम्परेचर्स, और उसका जो एरिया है वो किसके इक्वल है? 1/100 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि हमने उसको किस में डिवाइड किया था? 100 इक्वल पार्ट्स में। रिप्रेजेंटिंग कार्नोट साइकिल कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स ऑपरेशन बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट्स। Thus, the difference in temperatures between the steam points and ice points is 100 on this scale also. सेंटीग्रेड स्केल में भी जो डिफरेंस था स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट 100 था, इस स्केल में भी स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है? 100 है। तो जो डिफरेंस बिटवीन द 2 टेम्परेचर्स होता है जब हम कोई भी स्केल लें उसमें क्या रहता है? वो सेम रहता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि 1 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल हमारे पास क्या होता है। 1 डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल क्या होता है? डिफाइंस द टेम्परेचर डिफरेंस वर्किंग बिटवीन विच द रिवर्सिबल इंजन अब्जॉर्ब्स और डिलीवर्स एनर्जी। कितनी एनर्जी करेगी? वो कितनी होगी? इक्वल टू द 1/100 ऑफ द एरिया ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि जो उसका एरिया का होगा वो कितना इक्वल होता है? 1/100 ऑफ द एरिया। हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। रिप्रेजेंटिंग कार्नोट साइकिल कोरेस्पॉन्डिंग टू इट्स इन ऑपरेशन बिटवीन द स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट्स। तो द डिफरेंस और जो टेम्परेचर स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में होगा वो कितना होगा? 100 ऑन दिस स्केल ऑल्सो। तो इम्पॉर्टेंट है दिस आर्टिकल, तो आर्टिकल ध्यान से करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।